नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत ने कोविड महामारी से मृत्यु की गणना के विश्व स्वास्थ्य संगठन के तरीके पर आपत्ति व्यक्त की। सरकार ने देश भर के 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में टेली परामर्श सुविधा ई-संजीवनी की शुरुआत की। प्रधानमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गुजरात जाएंगे। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अलायंस एयर ने मुंबई और गुजरात में केशोद के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ 8 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। दुनिया भर में आज ईस्टर मनाया जा रहा है। कोपेनहेगन में डेनिश ओपन तैराकी प्रतियोगिता में भारत के साजन प्रकाश ने स्वर्ण और वेदांत माधवन ने रजत पदक जीता और मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 16 रन से हराया। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। भारत ने कोविड से हुई मौतों की गणना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के तौर तरीकों पर आपत्ति प्रकट की है। एक अमेरिकी अखबार में प्रकाशित लेख पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड से हुई मौतों को सार्वजनिक करने के मामले में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ लगातार तकनीकी सहयोग कर रहा है। अमेरिकी अखबार में प्रकाशित आलेख में कहा गया था कि कोविड से हुई मौत के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों में भारत बाधक बन रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने आंकड़े जुटाने के लिए 2 मानदंड अपनाए जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन को 6 पत्र लिखे हैं। भारत ने गैर आधिकारिक तरीकों से जुटाए गए आंकड़ों के उपयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। भारत ने कहा है कि ट्यूनीशिया जैसे कम आबादी वाले देश और भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए आंकड़े जुटाने के मानदंड एक समान नहीं रखे जा सकते। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन आंकड़ों के लिए सभी देशों को 2 श्रेणियों में रखा है। भारत को दूसरी श्रेणी के देशों में रखा गया। भारत का कहना है कि 1 श्रेणी के देशों पर लागू मानदंड को भारत के 18 राज्यों के अपुष्ट आंकड़ों पर लागू करने से मौत के अनुमान में काफी अधिक अंतर सामने आ रहे हैं। इसलिए इन आंकड़ों की सटीकता संदिग्ध है। भारत का कहना है कि यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े जुटाने का तरीका भरोसेमंद है तो इसे पहली श्रेणी के देशों पर भी लागू किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार संगठन के साथ लगातार सहयोग कर रही है क्योंकि सही डेटा सामने आने से नीतिगत फैसले लेने में आसानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया है कि अमेरिकी अखबार ने भारत के आंकड़े तो जुटा लिए हैं, लेकिन उसे अन्य देशों के आंकड़े नहीं मिल पाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल 1 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर टेली परामर्श सुविधा ई-संजीवनी की शुरुआत की। आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरा होने के अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा केंद्र आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएंगे। देश में इस समय ऐसे 1,17,000 से अधिक केंद्र काम कर रहे हैं। श्री मांडविया ने कहा कि ई-संजीवनी सुविधा के माध्यम से आमजन देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। टेली कंसल्टेशन को जितना हम सक्सेस करेंगे इतना हेल्थ केयर एक्सेस होगी। दूर सुदूर गरीब या तो गांव में रहने वाले लोग उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंचना, उसमें उसका समय भी जाता है, खर्च भी होता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक के रूप में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हब के रूप में विकसित करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में। श्री मांडविया ने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य को विकास से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ राष्ट्र ही प्रगति कर सकता है। श्री मांडविया ने कहा कि 18 से 23 अप्रैल तक देश के प्रत्येक खंड में
स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 186 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कल 11 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को 2 करोड़ 42 लाख से अधिक वैक्सीन दी गई हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2 करोड़ 52 लाख से अधिक एहतियाती खुराक भी दी गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए 1800-116666 पर संपर्क करें। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर कल गुजरात जाएंगे। श्री मोदी कल गांधीनगर में स्कूलों के डेटा कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे। ये केंद्र प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ से अधिक आंकड़े एकत्र करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विश्लेषण के जरिए विद्यार्थियों की प्रवीणता और क्षमता बढ़ाने में योगदान करता है। मंगलवार को प्रधानमंत्री बनासकांठा के दियोधर में कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक परंपरा औषधि केंद्र की भी आधारशिला रखेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन से निवेश क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा नवाचार, अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप तंत्र तथा स्वास्थ्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति ने हजारों वर्ष के उतार चढ़ाव का सामना करने में भारत को अडिग बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कल हनुमान जन्मोत्सव पर वर्चुअल माध्यम से गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कहा कि ये दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए प्रसन्नता का अवसर है। हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के 4 अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। ये दूसरी प्रतिमा मोरबी में स्थापित हुई है। 2 अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है। ये सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। श्री मोदी ने कहा कि हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अहम सूत्र हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमारी आस्था और संस्कृति सद्भाव, समानता और समावेश की धारा है। जब बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी, सब कुछ करने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी उन्होंने सबका साथ लेने का, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का, छोटे बड़े जीव मात्र को उनकी मदद लेने का और सबको जोड़ करके उन्होंने इस काम को संपन्न किया। ये सबका साथ सबका प्रयास का उत्तम प्रमाण प्रभु राम की ये जीवन लीला भी है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत गुजरात में केशोद और मुंबई के बीच पहली उड़ान सेवा की शुरुआत की।
अलायंस एयर ने केशोद और मुंबई के बीच ये उड़ान शुरू की है। श्री सिंधिया ने केशोद हवाई अड्डे पर उन्नत सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई और गुजरात के बीच हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। केशोद हवाई अड्डा 1930 में जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब ने स्थापित किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इसे फिर से उपयोग करने लायक बनाया गया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत ने कोविड महामारी से मृत्यु की गणना के विश्व स्वास्थ्य संगठन के तरीके पर आपत्ति व्यक्त की। सरकार ने देश भर के 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में टेली परामर्श सुविधा ई संजीवनी की शुरुआत की। प्रधानमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गुजरात जाएंगे। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत एयरलाइंस एयर ने मुंबई और गुजरात में केशोद के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 8 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। दुनिया भर में आज ईस्टर मनाया जा रहा है। कोपनहेगन में डेनिश ओपन तैराकी प्रतियोगिता में भारत के साजन प्रकाश ने स्वर्ण और वेदांत माधवन ने रजत पदक जीता और मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 16 रन से हराया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 8 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। श्री जगन्नाथ के साथ उनकी पत्नी और एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आ रहा है। इस यात्रा के दौरान श्री जगन्नाथ 19 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक वैश्विक चिकित्सा केंद्र की आधारशिला रखेंगे। वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ 20 अप्रैल को गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। श्री जगन्नाथ भारत यात्रा के दौरान वाराणसी भी जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्लास्टिक उद्योग से गुणवत्ता का प्रतीक बनने और विश्व बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया है। मुंबई में कल वर्ष 2017 से 2021 तक के लिए निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक उद्योग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में खासकर वंचितों के लिए काफी रोजगार सृजन कर रहा है। श्री गोयल ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में खासकर युद्ध की स्थिति से पैदा चुनौतियों के बीच प्लास्टिक उद्योग ने स्वयं को साबित किया है। श्री गोयल ने कहा कि प्लास्टिक उद्योग को आयात कम करने और आत्मनिर्भर बनने और अपनी गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस उद्योग को अपनी तकनीक में सुधार और अपना दायरा बढ़ाने की जरूरत है। श्री गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि प्लास्टिक उद्योग के वैश्विक विस्तार में भारतीय दूतावास हर संभव सहायता देंगे। दुनिया भर में आज ईस्टर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों में मध्य रात्रि को विशेष प्रार्थना की गई। तमिलनाडु में ईस्टर का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना सभाएं कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। इस अवसर पर आज सुबह से ही गिरजाघरों में लोग विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह को यातनाएं देते हुए सलीब पर चढ़ा दिया गया था, जिसके 3 दिन बाद रविवार को प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो गए थे। यीशु के दोबारा जीवित होने की खुशी में इस दिन को खुशियों के तौर पर मनाते हैं। चेन्नई में सेंट थोमे बेसिलिका और सेंट जॉर्ज कैथेड्रल गिरजाघर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों के गिरजाघरों को जगमगाती लाइटों से सजाया गया है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहतनाज। केरल में भी मध्य रात्रि से ही श्रद्धालु विशेष समारोह में शामिल होने के लिए गिरजाघरों में आने शुरू हो गए हैं। इस अवसर पर राज्य में कई जगहों पर पादरियों ने श्रद्धालुओं के साथ बाइबल के उपदेश साझा किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईस्टर पर्व लोगों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने कहा कि ईस्टर का पर्व हमें प्रेम, क्षमा और त्याग का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ईस्टर लोगों को याद दिलाता है कि प्रेम हमेशा घृणा से शक्तिशाली होता है। आकाशवाणी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यास नाम से एक साप्ताहिक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगारों के साथ संवाद स्थापित करना है। ये कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 से 10 बजे तक हिंदी में प्रसारित किया जा रहा है।
कार्यक्रम के लिए प्रत्येक सप्ताह एक नया विषय चुना जाता है। कार्यक्रम में शामिल हो रहे विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनका जवाब कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि वक्ता अथवा विशेषज्ञ देते हैं। प्रत्येक विषय के लिए प्रश्नों का चयन देश भर के विद्यार्थियों क्राउड सोर्सिंग के आधार पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी में शनिवार 23 अप्रैल को अर्थशास्त्र विषय पर चर्चा होगी। इच्छुक विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9289094044 और हमारे ईमेल आईडी abhyas.air@gmail.com पर अपने प्रश्न 20 अप्रैल तक भेज सकते हैं। केरल के पलक्कड़ जिले में कल 2 अलग अलग समुदायों के एक व्यक्ति की हत्या के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने इस महीने की 20 तारीख तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिले में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। राज्य के पुलिस प्रमुख अनिल कांत ने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा है कि जहांगीरपुरी इलाके में जुलूस के दौरान 2 गुटों के बीच हाथापाई के बाद स्थिति नियंत्रण में है। श्री अस्थाना ने कहा कि जहांगीरपुरी और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में रहने और कानून व्यवस्था की स्थिति की बारीकी से निगरानी करने और गश्त करने के लिए कहा गया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में तैराकी प्रतियोगिता में साजन प्रकाश ने 200 मीटर बटरफ्लाई प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक और वेदांत माधवन ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। 28 वर्षीय साजन प्रकाश ने पिछले वर्ष रोम में ओलंपिक ए स्टैंडर्ड टाइम को तोड़ा था। वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय तैराक बने थे। 16 वर्षीय वेदांत माधवन जाने माने अभिनेता आर माधवन के पुत्र हैं। उन्होंने पिछले वर्ष मार्च में लातविया ओपन में कांस्य पदक जीता था। पिछले वर्ष ही जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में वेदांत ने 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे। आईपीएल क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 16 रन से हरा दिया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से पराजित किया। ये मुंबई की लगातार छठी हार है। आज नवी मुंबई में दिन में 3:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। शाम 7:30 बजे पुणे में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। 75वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में मेजबान केरल ने राजस्थान को 5-0 से हराकर शानदार शुरुआत की है। ये मैच कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी में पयानाड स्टेडियम में खेला गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी वलंगईमान शंकर नारायण श्रीनिवास शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 1946 को हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य शास्त्री ने 1908 से 1922 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य के रूप में कार्य किया। शास्त्री का जन्म 22 सितंबर 1869 को तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुआ था। वे पहली बार 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की तरफ आकर्षित हुए। वे 1915 में उस संगठन के अध्यक्ष बन गए। शास्त्री 1908 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और 1911 में मद्रास जिला कांग्रेस समिति के सचिव बने। उन्होंने 1913 से 1916 तक मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में काम किया।
वे 1916 से 1919 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य तथा 1920 से 1925 तक काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य रहे। उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। शास्त्री ने बिल की निंदा करते हुए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भाषण दिया, जिसे काफी सराहा गया। शास्त्री ने लीग ऑफ नेशंस के लिए भारत के शिष्टमंडल तथा ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वे यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए एजेंट भी रहे। 1924 में भारत के लिए होम रूल की मांग के लिए उन्होंने एनी बेसेंट के साथ इंग्लैंड की यात्रा की। शास्त्री महात्मा गांधी के करीबी मित्र और सहयोगी भी थे। गांधी जी लेखन में उन्हें बड़े भाई के रूप में संबोधित करते थे। 1930-31 के दौरान शास्त्री ने भारत के भविष्य पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के विभाजन की मुस्लिम लीग की मांग का कड़ा विरोध किया। शास्त्री की मृत्यु पर गांधी जी ने हरिजन में प्रकाशित संवेदना संदेश में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, मृत्यु ने न केवल हमें अलग कर दिया बल्कि भारत के श्रेष्ठ पुत्रों में से एक को इस दुनिया से भी जुदा कर दिया। इस महान भारतीय को हमारा नमन। आज हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी और लेखक नित्यानंद मोहपात्र को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 2012 को हुआ। नित्यानंद राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए 1930 और 1942 के बीच 3 बार अंग्रेजों की जेल में रहे। स्वराज्य पाला जैसी कविता और मौसी जैसी लघु कथा जैसे उनके आरंभिक लेखन पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। स्वतंत्रता के उपरांत नित्यानंद निर्वाचक राजनीति में आ गए। वे 1957 से 1971 तक ओडिशा विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1967 से 1971 तक आपूर्ति और सांस्कृतिक कार्य राज्य मंत्री का उत्तरदायित्व संभाला। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। महान ओडिया कवि कांतकवि लक्ष्मीकांत मोहपात्र के पुत्र नित्यानंद ओडिया पत्रिका डगर के संपादक और स्वतंत्रता के उपरांत लघु कथाकार के रूप में साहित्य जगत में आए। वे अंतिम समय तक राष्ट्र की बेहतरी के लिए कार्य करते रहे। महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। मातुर ছেলেরা घर ছেড়েছে, শহীদ হবে দেশ, ছাড়বে দেখে শেষ, বারুদ ভরা স্বপ্ন বুকে, স্বাধীন হবে দেশ রে। हम स्वाधीनता सेनानी अनुरूप सेन को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 1924 को हुआ था। चटगांव के निवासी अनुरूप सेन विभिन्न क्रांतिकारी दलों से जुड़े रहे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। वो आरंभिक चटगांव रेवोल्यूशनरी ग्रुप का गठन करने वाले सूर्य सेन, नागेन सेन, अंबिका चक्रवर्ती और चारू विकास दत्त के साथ 5 हस्तियों में शामिल थे। उन्हें दक्षिणेश्वर बम षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया और 17 अप्रैल 1924 को वाराणसी में नजरबंदी के दौरान उनका निधन हो गया। धरती माँ के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज।
आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कोस पोर्टल foscos.gov.in विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। और अब मौसम। दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने की संभावना है। कोलकाता में भी बादल छाए रह सकते हैं। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान न्यूनतम 4 से लेकर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। विशाखापत्तनम, हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। और मुकेश, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हां चंद्रिका, अखबारों ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर देश के संबंध में कल दिए गए इस वक्तव्य को प्राथमिकता दी है कि भारत ऐसे मोड़ पर है जहां वह रुक नहीं सकता। स्थानीय उत्पाद बनाने और इस्तेमाल करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि हर हाल में हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, कोरोना में तेजी, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में अलर्ट। पत्र लिखता है, कोविड की चौथी लहर की आशंका से स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ी। हिंदुस्तान ने खबर दी है और लिखा है कि दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1200 के पार, संक्रमण दर 5.5 तक पहुंची। दिल्ली में कल एक इलाके में हिंसा की घटना के बाद शांति व्यवस्था की खबर लगभग सभी अखबारों ने सुर्खियों में दी है। हिंसा के बाद सभी विपक्षी दलों की दोषियों और हिंसा फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी साथ ही दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है, सभी दलों ने लोगों से शांति की अपील की। लोक सत्य ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के हवाले से लिखा है, हुनर हाट ने शिल्पकारों और दस्तकारों की सदियों पुरानी विरासत को संजोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही लाखों रोजगार दिए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज आएंगे दिल्ली, वाराणसी जाएंगे, लिखा है हरिभूमि ने। साथ में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। जनसत्ता ने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, दाम बढ़ने से अप्रैल में घटी ईंधन की बिक्री, पेट्रोल की बिक्री में 10% की कमी आई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कोविड महामारी से मृत्यु की गणना के विश्व स्वास्थ्य संगठन के तरीके पर आपत्ति व्यक्त की। सरकार ने देश भर के 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में टेली परामर्श सुविधा ई संजीवनी की शुरुआत की। प्रधानमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गुजरात जाएंगे। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अलायंस एयर ने मुंबई और गुजरात में केशोद के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ 8 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। दुनिया भर में आज ईस्टर मनाया जा रहा है। कोपेनहेगन में डेनिश ओपन तैराकी प्रतियोगिता में भारत के साजन प्रकाश ने स्वर्ण और वेदांत माधवन ने
रजत पदक जीता और मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 16 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।